नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार आपका अपने इस इलेक्ट्रिक ज़ोन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन लाता है हमारे लिए, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन और भी एफर्ट लगा सकें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। हर एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम, एनर्जी लगता है, इसलिए आप चैनल को जो भी वीडियो देखें उस पे लाइक्स ज़रूर दें। इससे एक आपका रिव्यू भी पता चलता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आप फीडबैक कैसा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो आप शेयर भी किया करो। जितने भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके सर्कल के लोग हैं, जो भी जूनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हर किसी को आप जिन्हें भी इसकी नीड है, जो भी इस तरीके के प्रिपरेशन में लगे पड़े हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स, उनको आप शेयर किया करो और दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि हर एक वीडियो जो भी बन रहा है और वो आपको टाइम पे उसका अपडेट मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं हम अपने सब्जेक्ट की। तो जो हमारा क्लास था वो एक सीरीज चल रहा है एईजे 2026 के लिए, जिसमें कि हम लोगों ने नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करा है। नेटवर्क थ्योरी में हमने एक सीरीज देख लिया है, सेकेंड सीरीज आज देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक्स की बात कर रहे थे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप वीडियो जब भी देख रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप इसे भगा करके नहीं देखो, क्योंकि ये टेक्निकल कंटेंट है। आप 2x 3x पे मत देखो, वीडियो को नॉर्मली 1x पे देखो और प्रॉपर तरीके से आप पेन पेपर कॉपी कलम लेकर के बैठो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, जो भी कंसेप्ट डिस्कस किए जा रहे हैं, उस पे बेस्ड आपको तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। तो जब भी कंसेप्ट क्लियर के लिए जो हम कंसेप्ट और क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो आप जब कॉपी एंड पेपर लेके बैठोगे, तभी आप पहले उस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व किया करो, फिर हमारे वीडियो को देखा करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पे कोई भी कहानी नहीं हो रही है। आपको प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट के साथ जो भी अभी का जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं डायरेक्ट, ताकि आपका समय भी बच सके और आप ज्यादा से ज्यादा कम समय में बेहतरीन आप एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर सकते। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लेक्चर। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरली जो हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिया था, ब्रांच नोड सर्किट नेटवर्क, नेटवर्क किसे कहते हैं, सर्किट नेटवर्क है या नहीं, नेटवर्क सर्किट है या नहीं। फिर ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांचेस कैसे निकाल रहे थे, नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन, नंबर ऑफ नोड पेयर्स। ठीक है, इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे एसएससी जेई हो, रेलवे जेई हो, आरआरबी जेई हो, या फिर जितने भी यूपीपीसीएल जेई हो, डीएमआरसी जेई हो, या फिर आपका एनएचपीसी जेई हो, पीजीसीआईएल हो। ठीक है, हर एग्जामिनेशन में या असिस्टेंट इंजीनियर का जो भी पेपर हो, ईएसयू का हो, हर एग्जामिनेशन में यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपका डिस्कशन करेंगे कि रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों का होता है जब लेंथ को डबल कर रहे होते हैं। एरिया के साथ क्या होगा, लेंथ के साथ क्या होगा। फिर आप जब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में देखोगे कि जो टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, उनपे काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। मैग्नेटिक सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी आपके ड्वेल नेचर है इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में, जैसे कि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, रिलक्टेंस की बात करते हैं, ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी, परमिटिविटी। ठीक है, इस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के टॉपिक में देखेंगे। तो आज इन सब चीज की बातें करेंगे और इस पे क्वेश्चंस भी देखेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट, एग्जाम में जिस तरीके के एग्जाम में आपको क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाएंगे, सेम उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं।
सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है, हम लोग देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क एंड सर्किट्स। मेश एंड लूप, जंक्शन एंड नोड। तो देखिए, आपको बताया गया था पहले भी आपको, ये नेटवर्क और सर्किट के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। नेटवर्क जो होते हैं, ये एक तरह का नेटवर्क, क्योंकि इसमें ओपन है इस साइड भी और इस साइड। तो दिस इज नोन एज एग्जांपल ऑफ नेटवर्क। और यदि हम लोग सर्किट की बात करें, ये एक सर्किट का एग्जांपल है। ठीक है, तो सर्किट जो होगा वो क्लोज हो गया, नेटवर्क जो है ओपन है, और भी इसमें आप नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, बट सर्किट में आप अलग से, सर्किट में और आप किसी भी तरह का नेटवर्क कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द all the circuits all the circuits is network, but all the network is not circuits। ठीक है, तो जितने भी नेटवर्क होंगे, जितने भी सर्किट होंगे वो नेटवर्क हो सकते हैं, बट नेटवर्क जो है वो सर्किट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको, जितने भी जंक्शन थे उनके बारे में बता दिया गया था कि जो भी आपका, अगर हम लोग नोड और जंक्शन की बात करें, ठीक है, तो जितने भी जंक्शन होते हैं वो नोड हो सकते हैं, लेकिन नोड सारे जंक्शन नहीं हो सकते। सिमिलरली जब हमने मेश और लूप की बात करी थी, तो वहां पे बात करे थे कि जितने भी आपका जितना भी आपका मेश है, ठीक है, वो सारा लूप हो सकता है, बट लूप मेश नहीं हो सकता। तो इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, मेश लूप हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लूप मेश हो सकते हैं नहीं हो सकते, इलेक्ट्रिक नेटवर्क और इलेक्ट्रिक सर्किट हो सकता है क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो सकता है। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आपसे ये कुछ फॉर्मूला है, इसको आप लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स भी पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन या नंबर ऑफ मेश इक्वेशन। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ लूप इक्वेशन, सॉरी, नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप। ये सारे का होगा फॉर्मूला क्या होता है, ब्रांच माइनस नोड प्लस वन। ठीक है, एक तो ये होता है। अब इसमें भी क्या है कि अगर आपके सर्किट में करंट आ जाता है, ठीक है, करंट सोर्स, डीसी सर्किट में यदि करंट सोर्स आ जाता है तो उतना माइनस हो जाता है। मान लो कि हमारे पास ये एक सर्किट, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कितने
कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं? एक नोड, दो, तीन। तो नोड है 3। ब्रांच कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये फंडामेंटल लूप को एल से लिख रहे हैं, तो एल हो गया 4 - 3 + 1, कितना हुआ? 1 + 1 = 2। 2 हुआ। अब नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन कितने हो सकते हैं? तो ये जो करंट सोर्स है यहाँ पे, ये एक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो टोटल हुआ। ठीक है, तो ये एक ही इक्वेशन इसमें बन सकता है। अगर इसका देख भी ले, इसको मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ 2 वोल्ट है, यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे 1 2। तो यहाँ पे ज्यूम करिए कि करंट I1 जा रहा है, इसमें I1 + 4 एम्पियर, इधर से 4 एम्पियर आ रहा है। तो इसको देखोगे अगर, तो इसमें एक ही बस केवीएल लगा रहे हैं, -2 + I1 + 2 I1 + 4, यही एक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे 1 इक्वेशन एंड 1 अननोन है, I1 निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका बता पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि अगर करंट सोर्स आ जाता है, तो वो जब टोटल हम नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप निकालते हैं, तो उसमें एक, जितने भी नंबर ऑफ करंट सोर्स हैं वो उसका सब्सट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन, इसी को बोलते हैं नोड इक्वेशन। जब नोड इक्वेशन निकाल रहे हैं तो नोड -1, ये क्या है? नंबर ऑफ नोड्स, क्योंकि जितने नंबर ऑफ नोड्स -1 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये दो हो गया। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच इज द closed path in a circuit? A node, B junction, C branch, empty loop। बताइए, विच इज द क्लोज पार्ट इन a circuit? तो सर्किट में क्लोज पार्ट हमेशा कौन बनाता है? लूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हुई है, यानी कि क्लोज पाथ होगा जिसमें कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काफी इजी हो। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? सबसे पहला कि वो क्लोज पाथ सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट होना चाहिए, ना कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि क्लोज पाथ उसे मिलना चाहिए। और दूसरा कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट विद 10 ब्रांचेस एंड 7 नोड्स विल हैव, ए है 4 लूप्स, बी है 7 लूप इक्वेशन है। ठीक है, 7 लूप इक्वेशंस, 4 लूप इक्वेशन, सी है 10 लूप इक्वेशन, एंड डी है 5 लूप इक्वेशन। बताइए क्या होगा? तो देखिए 10 ब्रांचेस है, 7 नोड्स हैं, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप क्या होता है? ब्रांच माइनस नोड प्लस 1, ब्रांचेस 10 माइनस नोड 7 + 1, 3 + 1 = 4, 4 लूप इक्वेशन।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टू कंस्ट्रक्ट ड्यूल ऑफ अ फोर मेश network, how many nodes are required? ये काफी वीवीआई क्वेश्चन, थोड़ा सा यही टाइप चला गया है और काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ड्यूल है, ड्यूल बिहेवियर अभी आपको बताने गया है। ड्यूल ऑफ ए फोर मेश नेटवर्क, हाउ मेनी नोड्स आर रिक्वायर्ड। देखिए फोर मेश नेटवर्क है, यानी कि आपको एल गिवन है फोर, ठीक है। हमें पता है कि एल क्या होता है, ब्रांच माइनस नोड प्लस वन। फोर इज इक्वल टू ब्रांच माइनस नोड प्लस वन। फोर माइनस वन इज इक्वल टू ब्रांच माइनस नोड, तो थ्री इज इक्वल टू ब्रांच माइनस नोड। ये आ गया। अब मेश जो होता है उसका ड्यूल क्या होता है, नोड। तो मेश इक्वेशन क्या होगा, बी माइनस एन प्लस वन। नंबर ऑफ नोड इक्वेशन क्या होगा, एन माइनस वन। तो देखेंगे अगर ये बी सॉरी बी माइनस एन का वैल्यू थ्री है, प्लस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन। थ्री फोर इज इक्वल टू एन माइनस वन, सो एन इज इक्वल टू फाइव। ठीक है। ये भी बताऊंगा कि मेश का जो ड्यूल बिहेवियर होता है वो नोड होता है, ठीक है। सीरीज का पैरेलल होता है, स्टार का डेल्टा होता है। इसको देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क with eight independent nodes will have a four nodal equation, B eight nodal equations, C seven nodal equations, D nine nodal equations। तो देखिए इसमें क्या है, एट इंडिपेंडेंट नोड्स है, ठीक है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन, या बोल सकते हैं केसीएल इक्वेशंस, ये क्या हो जाता है, एन माइनस वन। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड एट माइनस वन इज इक्वल टू सेवन। तो ये सेवन नोडल इक्वेशंस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ intersection of two or more branches in any network is known as
A branch, B twig, C node, D path। इसको तो कर सकते हैं आप लोग। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर ब्रांचेस, दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस किसी भी नेटवर्क के लिए। अब देखिए यहाँ पे भी नेटवर्क नेटवर्क आते हैं ओपन सर्किट, ये मतलब ओपन होगा टर्मिनल, इज नोन एज, तो क्या हो जाएगा? नोड हो जाएगा। डेफिनेशन से क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन आपको HW दे रहा हूँ। यहाँ पे 8 ओम है, ये 4 ओम है, 2 एम्पियर, 10 ओम, 64 वोल्ट। इसका बताना है नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नंबर ऑफ KVL इक्वेशन एंड नंबर ऑफ KCL इक्वेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूअल बिहेवियर। ठीक है, जो सीरीज होता है उसका ड्यूअल बिहेवियर पैरेलल होता है। जो KVL होते हैं उनका होता है KCL। इंडक्टर है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस, वोल्टेज है, करंट, ओपन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट, थेवेनियन इक्विवेलेंट है, नॉर्टन इक्विवेलेंट। अभी इसे याद कर लीजिए, ठीक है। इसका बिहेवियर देखेंगे थ्योरम में, ये जो कंसेप्ट है इसे नेटवर्क थ्योरम। इसके बाद आपका आता है स्टार है, डेल्टा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आता है डुअल की। वो डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, कि इंडक्टेंस का डुअल बिहेवियर क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, KVL का KCL होगा। अब जैसे कि एक आपको एग्जाम्पल देकर के बताऊंगा।
एक सीरीज आरएल सर्किट है। ये एक सीरीज आरएल सर्किट है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसमें केवीएल लगा रहे हैं, माइनस बी, यहाँ से करंट आई जा रहा है, प्लस आई आर, यहाँ का वोल्टेज एल डी आई अपॉन वी। अगर वी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? आई आर प्लस एल डी आई अपॉन वी। इसी का अगर ड्यूअल बिहेवियर देख रहे होंगे तो ये वोल्टेज है तो ये क्या हो जाएगा? करंट। ये करंट है तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज। ये आर है तो क्या हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस हो जाएगा जी, प्लस एल हो जाएगा सी, आई हो जाएगा वी, वोल्टेज। यहाँ पे देखिए ये सीरीज है तो ये एक पैरेलल नेटवर्क बनेगा। करंट जा रहा होगा, ये कंडक्टेंस हो जाएगा, और ये कैपेसिटेंस, सॉरी, ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये हमारा सीरीज आरएल सर्किट था। इसका डुअल बिहेवियर हो गया पैरेलल आरसी सर्किट। ठीक है, ये आप एग्जांपल से इसको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो है यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए, अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिट होती है। एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट, एक होता है एमकेएस यूनिट, एक होता है डेराइव्ड यूनिट, और एक होता है प्रैक्टिकल यूनिट, और एक होता है कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, इतने टाइप के आपको क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में यूनिट्स। ये जो आपका ऐसा यूनिट होता है इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ये जो आपका सीजीएस यूनिट होता है इसे बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड यूनिट। ये जो आपका एमकेएस यूनिट होता है इसको बोलते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड यूनिट। ठीक है, अब देखिए जो आपका फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है सबसे पहला
7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। कितने होते हैं? 7। ठीक है। एक हो गया आपका एम, एल, टी, के, आई, मोल, सी, डी। इसे बोल दिए मास, लेंथ, टाइम, सेकेंड, मीटर, केजी। ये आपका क्या होता है? केल्विन। ठीक है। इसको आप बोलते हैं टेम्परेचर। इसका यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड। ये है आपका करेंट। उसका यूनिट होता है एम्पियर। ये है अमाउंट ऑफ मैटर। और ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसे बोलते हैं कैंडेला। ठीक है। अब इसमें ये तीन जो है, ये आपको अभी बता दिया, ये एमकेएस यूनिट होता है। ठीक है। देखिए, जैसे कि आपसे पूछा गया है, आपको फंडामेंटल यूनिट बता दिया है। अब देखिए, जैसे कि आपको बोला गया है एनर्जी। एनर्जी का यूनिट जूल होता है। एनर्जी का यूनिट किलो वाट आवर भी होता है। एनर्जी का यूनिट वाट सेकेंड भी होता है। ये तीनों होता है। तो अब इसमें क्या है कि ये जो है, ये इसका कॉमर्शियल यूनिट है। ये जो वाट सेकेंड लिख रहा हूँ, ये इसका डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड किया गया है फॉर्मूला से। और ये जो इसका जूल है, ये एक प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया वाट सेकेंड, ठीक है, इसे गौर से देखिए, वाट सेकेंड। तो ये वाट सेकेंड जो लिखा गया है, इसमें एमकेएस यूनिट यूज हुआ है। तो ये एक एमकेएस यूनिट हुई। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल देकर के आपको बताया गया कि कैसे आप किसी भी यूनिट को देख करके पहचानोगे कि वो एक कॉमर्शियल यूनिट है, या फिर वो एक फंडामेंटल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट है, या डिराइव्ड यूनिट है, या फिर प्रैक्टिकल यूनिट है। कैसे जानोगे वो चीज? क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि जो नीचे ऑप्शन दे देगा चार आपको, और पूछ देगा विच वन इज द एमकेएस यूनिट। और आपने कभी एमकेएस यूनिट सुना नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक। वैसे इसमें अगर ऐसा यूनिट की बात करें, तो जूल होगा। ठीक है। अब यहीं पे देख लेते हैं एक और कंसेप्ट, जिसे बोल रहे हैं हम लोग एनालोगस बिहेवियर। किसका किसका? इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट।
सबसे पहला इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकेंड आपका है ईएमएफ। इसका क्या होगा? एमएमएफ। तो ये ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। एमएमएफ क्या है? मैग्नेटो मोटिव फोर्स। अब देखो कि ये ईएमएफ क्या होता है और एमएमएफ क्या होता है। ठीक है, तो ईएमएफ क्या करता है? ईएमएफ क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एमएमएफ क्या होता है? एमएमएफ रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ईएमएफ एमएमएफ में यही डिफरेंस है कि ईएमएफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एमएमएफ क्रिएशन और डेवलप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कॉइल के अंदर। ठीक है, थर्ड क्या होता है? रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का क्या होता है? रिलक्टेंस। इसे आर से लिखते हैं, इसे कैपिटल आर से। चौथा होता है आपका कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो इसका मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग बोलते क्या है? परमीनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है परमीनेंस। एकदम मतलब कितनी बार, हजारों बार क्वेश्चंस एसएससी जेई में और आरआरबी जेई में पूछे गए परमीनेंस के यूनिट्स, परमीनेंस के बारे में, परमीनेंस का एनालॉगस बिहेवियर, परमीनेंस का फॉर्मूला, एवरीथिंग। पांचवा आपका है रेसिस्टिविटी। इसे आर से लिख, सॉरी रो से लिखते हैं। इसका होता है रिलक्टिविटी। छठा है आपका कंडक्टिविटी, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी होता है, इसको सिग्मा से लिखते हैं। इसका होता है परमिएबिलिटी। इसके बाद सतमा आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको डी से लिखते हैं। इसका होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसे कैपिटल बी से लिखते हैं। नेक्स्ट आपका होता है आई थिंक सारा हो गया इसमें। ठीक है, देखो कुछ यूनिट्स को देखते हैं। सबसे पहला देखो, अगर हम बात कर रहे होंगे इम्पीडेंस की, आपको पता है इम्पीडेंस को जेड से लिखते हैं। इसका यूनिट ओम होता है। इसका सिंबल ऐसे होता है। दूसरा होगा एडमिटेंस। तो एडमिटेंस को वाई से लिखते हैं, और ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। ठीक है, क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। तो ये इसका यूनिट होता है मोहो।
या फिर बोल सकते हैं ओम इनवर्स। ठीक है। तीसरा बात करते हैं रिएक्टेंस की। तो रिएक्टेंस को एक्स से लिखते हैं, इसका यूनिट भी ओम होता है। अब ये जो रिएक्टेंस हो सकता है दो तरह का हो सकता है, या तो फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो सकता है या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस हो सकता है। यदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है तो उसको एक्सी से लिखते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल से लिखते हैं। ठीक है। चौथा क्या हो सकता है, ससेप्टेंस हो सकता है। और ससेप्टेंस जो होता है इसे बी से लिखते हैं। ये क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। अब इसकी यूनिट ये भी दो तरह का हो सकता है, इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा आपको महो या ओम इनवर्स। अच्छा, महो को ही हम लोग सीमेन भी बोलते हैं, साइमेन एस से लिखते हैं। ठीक है। SIEMEN, SIEN में साइमेन बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है आपका कैपेसिटिव ससेप्टेंस या इंडक्टिव ससेप्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चार हो गया। एक आपका रेसिस्टिविटी हो गया, इसका भी यूनिट ओम होता है, ओम मीटर। इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि महो पर मीटर, या फिर बोल सकते हैं साइमन पर मीटर। ठीक है। सतमा आपको हो जाएगा रेसिस्टेंस का, आपको पता ही है। रेसिस्टेंस का शायद ऊपर डिस्कस कर लिया। ओके। रेसिस्टेंस का यूनिट भी ओम होता है। एक होता है कंडक्टेंस, जो कि होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। इसका यूनिट ओम इनवर्स और ओम इनवर्स या साइन। तो देखिए, अगर पूछा जा रहा हो कि कितने ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसके यूनिट ओम होते हैं, तो आपका पहला रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ओमीटर है, रेसिस्टेंस, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस। ठीक है। रेजिस्टेंस हो गया, इम्पीडेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया। ठीक। इसके बाद आपका महो यानी ओम इनवर्स महो, या फिर साइमन किसके किसके हो सकते हैं, तो कंडक्टेंस के हो सकते हैं, कंडक्टिविटी के हो सकते हैं, एडमिटेंस के हो सकते हैं, ससेप्टेंस के हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका ओम मीटर रेसिस्टिविटी का, और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमन पर मीटर कंडक्टिविटी। ठीक है।
इतने सारे यूनिट हो गए जो ओम और इससे रिलेटेड हो गया। ठीक है। इसके बाद आप इसके बाद अगर बताएं, इसके बाद अगर हम लोग देख लें, इलेक्ट्रिक सर्किट में हो गया सारा। इसका तो आपको पता ही है कि वोल्टेज का होता है वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, आई से लिखते हैं। इसको वोल्ट ही लिखते हैं, इसको सॉरी, इसको वी से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलॉम, सी से लिखते हैं। ठीक है। ये ईएमएफ का भी यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट। चलिए, ये तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का हो गया यूनिट्स। जितने भी हम बात किए हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। अब यदि हम यूनिट की बात करें मैग्नेटिक सर्किट के लिए, ठीक है, अगर हम बात कर रहे होंगे मैग्नेटिक सर्किट के लिए, तो क्या हो जाएगा? देखो मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला चीज अगर हम लोग बात कर रहे हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है यूनिट? वेबर। ठीक है, डब्ल्यू भी लिखते हैं। इसका वेबर भी हो सकता है। ये इसका हो गया एसआई यूनिट हो गया वेबर। सीजीएस यूनिट हो गया मैक्सवेल। सिमिलरली अगर बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, अच्छा इसको लिखते किससे हैं? फाइव। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को किससे लिखते हैं? 20। अच्छा एक चीज याद रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ही बोलते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड भी, या तो फिर मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी। ठीक है। ठीक है, तो ये होता है बी। इसका ऐसा यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। और या फिर इसका टेस्ला भी होता है। और सीजीएस यूनिट होता है गॉस। ठीक है। अब ये जो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये डेरिवेटिव यूनिट, या एमपीएस यूनिट भी कह सकते हैं इसको। तो ये वेबर साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दो चीज देख लें कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई, ये होता है बी बाई फॉर्मूला। देखिए यूनिट्स जो है वो याद रहेंगे फॉर्मूला से, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है तो यूनिट भी ध्यान में आने लगेंगे। ये फाई इक्वल टू बी बाई ये होता है, यहीं से बी इक्वल टू फाई ये होता है। ठीक है, सॉरी, फाई इज इक्वल टू होता है बी ए, तो बी होता है फाई बाई ए। चूंकि फाई की यूनिट वेबर है और ये एरिया है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। ठीक है।
तीसरा जो है वो है आपको तीसरा है रिलक्टेंस। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं। अच्छा चलो, रिलक्टेंस, ठीक है। रिलक्टेंस को कैपिटल आर से लिखा है। रिलक्टेंस क्या होता है? एल अपॉन म्यू ए। तो परमिएबिलिटी जो होती है उसको हम लोग म्यू बोलते हैं। तो परमिएबिलिटी क्या होता है कि ये बताता है, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल का कि मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटाइज, कितनी कैपेबिलिटी है उसके अंदर अपने मैग्नेटिज्म को सस्टेन करने की। दैट इज रिप्रेजेंट द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो कितना फ्लक्स या मैग्नेटाइज हो सकता है, फ्लक्स को कितना स्टोर कर सकता है। तो परमिएबिलिटी जो होता है वो, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷, ठीक है, हेनरी पर मीटर। ये म्यू नॉट की वैल्यू, इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्सोल्यूट परमी, क्या बोलते हैं? ऑब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एक होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको म्यू आर से लिखते हैं। ये एयर के लिए 1 होता है। और ये होता है डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। इस तरह का आप मीडियम लगा रहे हैं, उस पे डिपेंडेंसी होती है परमिएबिलिटी की, यहाँ, ठीक है। अब बात ये है कि परमिएबिलिटी जो होती है उसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। बात ये है कि परमिएबिलिटी की यूनिट हेनरी पर मीटर कैसे हुई। तो आपको एक चीज और जानना होगा। तो अभी जो हमने यहाँ पे फ्लक्स का यूनिट, फ्लक्स लिखा है φ = Va। फ्लक्स की एक और बात होती है फ्लक्स के बारे में कि फ्लक्स जो होता है वो एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस भी होता है, ठीक है। और एमएमएफ क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट अपॉन रिलक्टेंस। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। और ये क्या है? करंट। तो अब आप देखो यहाँ पे कि एल जो होता है इंडक्टेंस, वो होता है N∅/I, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ये क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, N∅/I। ये N∅ क्या है? एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। आपको पहले बताइए क्या होता है? एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस इंटू आई। एमएमएफ क्या है? एन इंटू आई। रिलक्टेंस क्या है? ऊपर देखो, एल अपॉन म्यू है इंटू करेंट आई। आई टू आई कैंसिल, N²। म्यू ए ऊपर गया अपॉन एल। अब यहाँ से आप निकालो, एल इज इक्वल टू आ गया आपका N² म्यू ए अपॉन एल। सो म्यू इज इक्वल टू आता है एल एल अपॉन N² ए। इसका होता है यूनिट, ये एरिया है मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, और ये हेनरी। तो ये मीटर टू मीटर कैंसिल, सो हेनरी पर मीटर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। रिलक्टेंस, यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हेनरी पर मीटर। मीटर टू मीटर कैंसिल, हेनरी पर मीटर टू मीटर कैंसिल, 1 अपॉन हेनरी।
एक यूनिट। दूसरा यूनिट आपको भी बताया रिलक्टेंस क्या होता है। यहाँ से रिलक्टेंस क्या होगा, एन आई अपॉन फाइव नंबर ऑफ टर्न्स एम्पियर टर्न पर यूनिट वेबर। दूसरा यूनिट एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक। देखिए जैसे रेसिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिमिलरली रिलक्टेंस क्या होता है, इट अपोजेस द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके। नेक्स्ट क्या है, इंडक्टेंस का आपको बता दिया यूनिट हेनरी। कैपेसिटेंस पता है, फराड। देखिए एक होता है, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको एक्स से लिखते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स भी। और एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दो अलग अलग बातें हैं, इसको आई से लिखते हैं। ठीक है, तो एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, एक सेकेंड इसको भी हटा देते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, ये होता है बी इज इक्वल टू म्यू एच, म्यू नॉट म्यू आर एच, दैट इज म्यू एच। ठीक है, तो एक इसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू एम एम एफ अपॉन एल। ये कैसे आया है, तो ये आया है फाई इज इक्वल टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस। देखिए फाई क्या होगा, फाई होता है बी ए, आपने यहाँ पे रखा बी ए, एम एम एफ हुआ और रिलक्टेंस हुआ एल अपॉन म्यू ए टू ए कैंसिल। अब बी होता है म्यू एच, म्यू टू म्यू कैंसिल, सो एच इज इक्वल टू हो गया एम एम एफ अपॉन। तो ये हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको एकदम लर्न कर लीजिए। और ये भी है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो एच लिख रहे हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर टर्न पर मीटर। हो गया यहाँ से। अब ये बताता क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो मटेरियल कितना इंटेंस, ठीक है, मटेरियल में अपना
फ्लक्स को सेटअप कर रहा है, वो चीज को बता रहा है। और जो नेक्स्ट बताया था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये आई होता है इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, अब ये पोल स्ट्रेंथ जो होता है इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, और एरिया है मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे ये है एम्पियर मीटर, ये हो रहा है एम्पियर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर टू मीटर कैंसिल, तो ये हो गया एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये है कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड बता है उसकी इंटेंसिटी कितना है किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की। ठीक है, तो वो एबिलिटी बता रहा है, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, हाउ मच magnetic flux magnetize the material is a capability of the decided the capability of the material. Next है susceptibility, इसको लिखते हैं काइस। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये भी आप एकदम बहुत बीबीआई है, काफी बार एग्जाम में आए हैं ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को एम से भी लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये बताता है ससेप्टिबिलिटी। अब क्या होता है, ये एम जो है इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें तो इसकी यूनिट हमने क्या लिखा है? एम्पियर टर्न पर मीटर लिखा है। अगर टर्न्स को हटा देते हैं, नॉर्मली एम्पियर पर मीटर की बात करते हैं, तो ये कट गया, यानी ये यूनिटलेस हो गया। तो ससेप्टिबिलिटी इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी हम लोग लिखते हैं बी इज इक्वल टू म्यू एच, यहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर एच लिखते हैं, ये म्यू आर नहीं होगा, म्यू आर जो होता है वो होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो ये हम क्यों बोलते हैं कि जो एयर है उसकी परमिलिटी 1 होगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसका रीजन ये है कि जब एयर होगा तो उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो 0 होगी, क्योंकि तीन मटेरियल है, डाईमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। जो दो डाईमैग्नेटिक मटेरियल होती है उसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निगेटिव होती है, पारामैग्नेटिक का पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल, और फेरोमैग्नेटिक का वेरी हाई। इसका मतलब है कि रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर ग्रेटर देन 1, रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 है, रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन 1। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया ससेप्टिबिलिटी के बारे में।
ससेप्टिबिलिटी का अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करेंगे तो ये बताता है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल की कितनी एबिलिटी है टू मैग्नेटाइज बाय द मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितना एबिलिटी है मटेरियल का मैग्नेटाइज होने का, ये डिसाइड करता है हमारा ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, चलिए ठीक है, आज बहुत टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं। कल, आज टाइम भी बहुत निकल गया है, कल हम लोग देखेंगे आगे का चीज, इस पे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।